नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इसके पहले हमने CAG के बारे में, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में डिटेल में चर्चा करी थी। आज हम आपकी तैयारी, आपने जो पढ़ा डिटेल वीडियो में CAG, वो आपकी तैयारी किस स्तर पर है, आपको कितनी चीज़ें याद हैं, अब उस टॉपिक से किस आयाम में क्वेश्चन बनते हैं, क्वेश्चन पूछने का आयोग का क्या स्तर रहता है, उन महत्वपूर्ण और संभावित प्रश्नों को ऑब्जेक्टिव के जरिए हम चर्चा करेंगे, लगाएंगे। क्योंकि देखिए, कोई भी सिलेबस हो जब आप कवर करते हैं, कोई भी चीज़ें जब आप पढ़ते हैं, तो उसको एक बेहतर आकलन करने का काम कि आपको चीज़ें कितनी याद हैं, उस टॉपिक से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन सब के लिए अपन क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव से ही हमको चीज़ें समझ आती हैं कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमारी तैयारी कैसी है, कौन से क्वेश्चन हम सही कर पा रहे हैं और किस चीज़ में, कौन सी चीज़ों में हम गलती कर रहे हैं, उनका सुधार करें। तो आइए आज आपके लिए महत्वपूर्ण और संभावित जो प्रश्न है वो लेकर मैं आया हूं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आप अपनी तैयारी को परखेंगे कि आखिर आपकी तैयारी कैसी चल रही, कितनी अभी मेहनत की आवश्यकता है और किस आयाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए हम देखते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए हम बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो पहला प्रश्न है वो कहता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। आज आपका जो पहला क्वेश्चन ही है वो कथन से है। कथन से क्वेश्चन, क्योंकि आयोग में हमारे, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा हो तो उसमें पिछले 4-5 सालों में कथन से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए आज आपके लिए पहला प्रश्न प्रस्तुत है कथन वाला। आइए कथन पढ़ें और उसके अनुसार हम ऑप्शन देखेंगे और सही उत्तर तय करेंगे, सही उत्तर बताएंगे। पहला कथन है, महालेखाकार परीक्षक संसद एजेंट होता है, ठीक बात। वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है, ठीक बात। तो अगर कौन सा सही है इसमें पूछ रहा है, तो अगर दोनों चीजें सही हैं तो ऑप्शन दोनों में कहाँ है? ए ऑप्शन में कहता है केवल ए, बी ऑप्शन में कहता है केवल 2, और सी में कहता है 1 और 2 दोनों, और डी में कहता है ना तो 1 और ना ही 2। इसलिए जब दोनों कथन सही हैं तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम निम्न में से किसको प्रस्तुत किया जाता है? आपके ऑप्शन है, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को, लोकसभा के अध्यक्ष को, सी भारत के कानून मंत्री को, और डी भारत के राष्ट्रपति को। तो जब हमने डिटेल वीडियो देखा था तो उस समय हमने चर्चा करी थी कि भारत के राष्ट्रपति जी को ऐसा किया जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा, जो इसका सही ऑप्शन होगा, वो होगा ऑप्शन डी, भारत के राष्ट्रपति को ये अपनी प्रतिवेदनों की रिपोर्ट सौंपते हैं और फिर राष्ट्रपति जी उसको संसद में रखवाते हैं। आइए हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं? आप स्लाइड में क्वेश्चन देखते जाएं और अपने मन में, या कि आप कॉपी पेन ले लें, उसमें अपना उत्तर लिखें और फिर मैच करें। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किस रूप में कार्य करते हैं? ऑप्शन ए, नागरिकता स्वतंत्रता के संरक्षक के रूप में, बी लोक वित्त के संरक्षक के रूप में, और सी सरकार के मुख्य विधिक सलाहकार के रूप में, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो जो इसका सही उत्तर होगा, जो इसका राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन बी। क्योंकि जब हमने कार्य पढ़ा था, जब हमने CAG के बारे में पढ़ा था, तो वहाँ देखा था कि लोक वित्त के संरक्षक का ही काम CAG का महत्वपूर्ण कार्य है। इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, इसका राइट आंसर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4,
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल होता है? कितना कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में बात कर रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद होंगी, उसी को परखने के लिए ये क्वेश्चन लाया गया है। ऑप्शन ए में कहता है 4 वर्ष, बी में कहता है 5 वर्ष, और सी में कहता है 6 वर्ष, और डी में कहता है 7 वर्ष। साथियों, आप जानते हैं कि जो CAG का कार्यकाल है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो जाए तब तक के लिए ये रहते हैं। और ये कहाँ है? तो ये महालेखाकार अधिनियम जो है 1971 का, उसी में इसकी बात की गई है। तो यहाँ जो ऑप्शन सी होगा वो सही होगा, 6 वर्ष कार्यकाल होता है CAG का। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही नहीं है? आप याद रखें, आयोग में, आपके एग्जाम में, आपके पेपर में ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिनमें पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अपन 3 कथन इसमें से सही होंगे, एक गलत होगा, उसी का निर्धारण करना है, उसी को अलग करना है। आइए कथन देखें और फिर उत्तर तय करेंगे। यह भारतीय लेखा और लेखा विभाग का मुखिया होता है। इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर होता है। सी कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संक्षेप में महालेखा परीक्षा कहा जाता है। और डी, इसे सार्वजनिक कोष का संरक्षण कहा जाता है। आप बताएं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? मेरे हिसाब से ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसका नियंत्रण केवल केंद्र सरकार के स्तर पर नहीं, राज्य सरकार के स्तर पर भी होता है। और जब हमने डिटेल वीडियो देखा था उस समय मैंने आपको बताया था कि इसमें राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, जो उसके वित्तीय संरक्षण का काम है वो CAG करता है। और इसमें ये कहा गया है केवल केंद्र सरकार, इसलिए इसके साथ राज्य सरकार भी होना चाहिए। और इसमें ही नहीं है, पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। आइए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा कार्य भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का नहीं है? वही बात, इनमें से कौन सा कार्य नहीं है? 3 कार्य इनमें से होंगे, एक नहीं होगा, वही आपको बताना है। वह ऑप्शन ए, वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। बी, भारत की संचित निधि की रक्षा करता है। सी, केंद्र में सहायता प्राप्त करने वाले सभी कार्यालय संस्थानों का लेखा परीक्षण करता है। और डी, वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट सदन में रखता है। साथियों, जो ऑप्शन डी है वो सही नहीं है, क्योंकि वो राज्य सरकार से संबंधित लेखों को संसद में नहीं रखता। आप ये जानते हैं, वो राज्यपाल को सौंपता है। और राज्यपाल कहाँ रखवाते हैं? विधानमंडल में उसको रखवाते हैं। संसद में केंद्र सरकार की रिपोर्ट जो होती है उसको रखा जाता है। इसलिए ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन डी, क्योंकि इसमें कह रहा कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी कथन सही नहीं है। इसलिए जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, वो ऑप्शन डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न, निम्न में से कौन भारत का CAG कभी नहीं रहा? ऐसे क्वेश्चंस विभिन्न संस्थानों को लेकर, उनके अध्यक्षों को लेकर आपसे आयोग पूछता है। आइए देखते हैं यहाँ, इनमें से 3 कभी ना कभी अध्यक्ष रहे हैं और एक नहीं रहे, वही आपको बताना है। ए बख्शी जी, ऑप्शन बी TN चतुर्वेदी, ऑप्शन सी AK चंदा, और ऑप्शन डी शशिकांत झा। आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं रहा। साथियों, इनमें से शशिकांत झा जी कभी भी CAG नहीं रहे हैं, बाकी ये तीनों कभी ना कभी CAG रह चुके हैं। अब आइए हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित अनुच्छेद में असत्य को चिन्हित कीजिए। कौन सा गलत है, कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में हमको बताना है। ऑप्शन ए कहता है अनुच्छेद नहीं,
ये जो भी बात की गई है वो अनुच्छेद के अंतर्गत बात की गई है कि ये अनुच्छेद इन चीज़ों की पुष्टि करते हैं, इनके बारे में बात करते हैं कि नहीं। तो अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, आप जानते हैं बिल्कुल उसके बारे में बात करता है। 149 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य, शक्तियां, इनके बारे में बात करता है। यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको ऐड कर लेते हैं। बी सी में कहता है कि 150 संघ तथा राज्यों के लेखा प्रकार, इनके बारे में बिल्कुल बात करता है। और ऑप्शन डी कहता है 152 अंकेक्षण प्रतिवेदन। साथियों, जो प्रतिवेदन के बारे में बात की गई है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 151 151 में बात की गई है, इसलिए ये गलत है और आपसे गलत ही पूछ रहा है। तो जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो ऑप्शन डी होगा, 152 अंकेक्षण एवं प्रतिवेदन, क्योंकि प्रतिवेदन की बात 151 में की गई। क्वेश्चन के हिसाब से आंसर आपका डी होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाला प्रश्न आप देखें, आपको यहाँ प्रॉपर चीजें दिख रही हैं। कथन ए, हम कथन पढ़ें और उसके बाद उत्तर देंगे। नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की किसी संचित निधि में संदेह है। बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। कथन बी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को संघ या किस राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में किए गए भंडारों का स्टॉक या लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत में रिपोर्ट देने का प्राधिकरण होगा। ये आपसे पूछ रहा है कि इनमें से सही विकल्प आप बताइए। कहता है कि ए तथा दो दोनों असत्य हैं, ए तथा दो दोनों सत्य हैं, और ए सत्य है लेकिन दो असत्य हैं, और कहता है एक सत्य है लेकिन दो असत्य हैं, उसके बारे में बताना है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इनमें से कथन के बारे में आप बताइए, सही विकल्प का चयन कीजिए। इनमें से सही विकल्प कौन सा है उसके बारे में बताना है। तो आप जानते हैं कि ये दोनों कथन सही हैं। तो अब आप देखें कि ये कौन से ऑप्शन इसकी पुष्टि करता है। तो पहले में कहता ए तथा दो दोनों असत्य हैं, बी कहता ए तथा दो दोनों सत्य हैं, और सी कहता है एक असत्य है लेकिन दो सत्य हैं, डी कहता है एक सत्य है लेकिन दो असत्य हैं। पर साथियों, हमने ये जान लिया है कि जब ये दोनों कथन सही हैं तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, ए तथा दो दोनों सत्य हैं। अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कितनी सदस्यीय संस्था है। हमने जब पढ़ा था उस समय मैंने आपसे को ये बताया था और हमने चर्चा करी थी। आइए ऑप्शन में देखिए, 1 सदस्यीय, 2 सदस्यीय, 3 सदस्यीय और 4 सदस्यीय। साथियों, ये 1 सदस्यीय निकाय है। CAG जो है उसमें 1 महालेखा परीक्षक होते हैं, और अगर वर्तमान की बात करें तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं जो 14वें क्रम के हैं, CAG। अब आइए अपन अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन थे। आइए हम ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए, बी नरहरि राव, A.K. चंदा, सी में कहता है श्री A.K. राय, और डी में कहता है S. रंगनाथन। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा ऑप्शन ए, बी नरहरि राव। ये पहले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक थे और ये भारतीय पहले थे। और पहले की अगर बात करें तो एमंड ड्रेमंड जी थे पहले, लेकिन जब बात करेंगे कि भारत के प्रथम महालेखा परीक्षक भारतीय जो थे वो बी नरहरि राव जी थे। ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है। भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बात कर रहा। इसका
आंसर हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया है, इसलिए इसका उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन राजीव महर्षि, बी में गिरीश चंद्र मुर्मू, सी में शशिकांत शर्मा और डी में विनोद राय। साथियों, इसका बी ऑप्शन सही होगा और ये गिरीश चंद्र मुर्मू 14वें क्रम के हैं और ये इनका 2020 में ये नियुक्त हुए हैं। 8 जनवरी के आसपास इनकी नियुक्ति की गई है। आइए हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संघ और राज्यों की लेखाओं का प्रारूप किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? कौन प्रारूप निर्धारित करता है? ए में कहता है राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर, बी में कहता है CAG और सी में कहता है संसद और डी में कहता है लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। इसका आंसर आप बताएं। तो देखें इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा। तो जो इसका सही उत्तर है साथियों, जो इसका राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सलाह पर प्रारूप निर्धारित किया जाता है और हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ एक बार इसको पढ़ें, पूरा कंप्लीट वीडियो देखें और उसके बाद MCQ सॉल्व करें, तो आप ये पाएंगे कि आप बेहतर इसके आंसर दे पाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ये एक साधारण सा प्रश्न है। ऑप्शन ए में राष्ट्रपति, बी में लोकसभा अध्यक्ष, सी में भारत का मुख्य न्यायाधीश और डी में प्रधानमंत्री। साथियों, जो सही उत्तर होगा, जो राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए होगा, राष्ट्रपति जी के समक्ष वो शपथ ग्रहण करता है और अनुसूची 3 में जो शपथ का प्रावधान है उसी के तहत, या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। कौन? CAG। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अब ये आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यकाल के प्रशासनिक व्यय व वेतन भत्ते आदि भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आपके ऑप्शन है ए सही 2 गलत, 2 सही 1 गलत, सी दोनों सत्य और डी दोनों असत्य, दोनों गलत। साथियों, अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। जो कथन पहला है वो कथन गलत है, क्योंकि इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं, लेकिन ये बात पूर्णतः गलत है। ये बात सरासर गलत है। राष्ट्रपति जी नियुक्त जरूर करते हैं, लेकिन इनका कार्यकाल जो होता है वो महालेखाकार अधिनियम 1971 के तहत 6 वर्ष या 65 वर्ष निर्धारित किया गया है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण नहीं करते। पहला ऑप्शन तो गलत है। अब आप देखें कि क्या कहता है। दूसरा ऑप्शन सही है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। दूसरा सही है और पहला गलत है। ये बात बिल्कुल सही है कि इनकी जो मैंने आपको बताया था कि जो भी खर्चे हैं, जो भी व्यय हैं, वो भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के CAG के कार्यों में इनमें से कौन सा एक नहीं है? भारत के CAG का कार्य दिया गया है, इनमें से कहता है एक कार्य उनका नहीं है। भारत की संचित निधि के सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा, प्रत्येक राज्य की संचित निधि के सभी व्यय की लेखा परीक्षा, वह केंद्र सरकार के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है, वह राज्य के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। इसके बारे में आपको बताना है, इसके सही उत्तर के बारे में आपको बताना है। तो आइए देखते हैं, अपन बताते हैं। तो जो पहला ऑप्शन है बी, सी और डी, तो इनमें से जो सही जवाब है वो है सी, क्योंकि इसमें कह रहा है वह केंद्र सरकार की लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। इसमें आपसे ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है, उसके बारे में बात की गई। आइए अपन आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक लेखा जोखा संबंधी अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करता है? तो ये साधारण सा प्रश्न है। ए में केंद्र सरकार,
बी में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, सी में संसद और डी में राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति जी को ही अपनी रिपोर्ट देते हैं, इसलिए ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के सीएजी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? मैंने आपको ये बताया था, हमने ये चर्चा करी थी। आप इसका सही उत्तर राइट आंसर दे पाएंगे। सरकारी उपक्रम, प्राक्कलन, लोक लेखा समिति और विशेषाधिकार समिति। जो इसका ऑप्शन सी है लोक लेखा समिति, वो इसका सही जवाब होगा। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के सीएजी की नियुक्ति संबंधी संविधान के किस अनुच्छेद में किस भाग द्वारा की जाती है? संवैधानिक वर्णन कहाँ है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए भाग 7 अनुच्छेद 153, बी में कहता है भाग 6 अनुच्छेद 146, सी में कहता है भाग 5 और अनुच्छेद 148 और डी में कहता है भाग 4 अनुच्छेद 151। तो साथियों, जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो सी होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि भाग 5 के चैप्टर 5 में अनुच्छेद 148 में नियुक्ति की बात की गई है, किसके? सीएजी के। और इससे संबंधित अगर अनुच्छेद की बात करें तो 149, 150 और 151 ये अन्य आर्टिकल भी इसी के संबंधित हैं, सीएजी से संबंधित है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन भत्ते कौन निर्धारित करता है? इसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन देखें आप, ए में संसद, बी में भारत का राष्ट्रपति, सी में केंद्र सरकार और डी में इनमें से कोई नहीं। जो इसका सही उत्तर है, जो इसका राइट आंसर है, वो होगा संसद ये निर्धारित करती है इनका क्या? वेतन और भत्ते। और वर्तमान में इनकी वेतन भत्ते महालेखाकार का अधिनियम जो 1971 है, उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को जो वेतन दिया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीशों को वेतन दिया जाता है, वही वेतन किसको दिया जाएगा? सीएजी को। तो इस समय वर्तमान में सीएजी की जो वेतन है वो है 2.5 लाख के आसपास, 2.5 लाख ही है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ये कहता है कि संसद की लोक लेखा समिति के गाइड या मार्गदर्शक के रूप में कार्य कौन करता है? कार्य कौन करता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, बी सीएजी और सी कैबिनेट सचिव और डी भारत का अटॉर्नी जनरल। तो जो इसका गाइड और मित्र का कार्य करता है वो सीएजी ही करता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, वो कौन कौन से हैं उनके बारे में आपको बताना है। विनियोग लेखाओं पर बिल्कुल, वित्त लेखाओं पर बिल्कुल, सरकारी उपक्रमों पर लेखा बिल्कुल, लोक वित्त पर लेखा परीक्षक। ये ऑप्शन सही नहीं है, इसलिए हम देखेंगे कि 1, 2, 3 जिसमें है ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 23, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके प्रति जिम्मेदार होता है? किसके प्रति जिम्मेदार होता है वो अपने को बताना है। ए में है राष्ट्रपति, बी में है संसद, सी में है लोक लेखा समिति और डी में है प्रधानमंत्री। साथियों, वो संसद के प्रति जिम्मेदार होता है और संसद के ऑप्शन बी में दिया गया है। अब हम अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मध्य प्रदेश महालेखाकार का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? उसके बारे में आपको बताना है। आप इसका आंसर आसानी से दे पाएंगे। ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी जबलपुर, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी ग्वालियर। साथियों, जो इनका प्रधान कार्यालय है वो ग्वालियर में है, इसलिए इसका राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, ग्वालियर। और अगर इसमें हम एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय है। क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल में है। क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? भोपाल में है। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर।
लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, उसके बारे में बात की गई है। तो लेखा परीक्षा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऑप्शन ए में भारत का मुख्य न्यायाधीश, बी में है प्रधानमंत्री और सी में है CAG और डी में है राष्ट्रपति। तो जो इनमें नियुक्ति कौन करता है उसके बारे में आपको बताना है। तो बताएं आप, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, क्योंकि CAG ही लेखा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो साथियों, आज हमने देखा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के ऑब्जेक्टिव टाइप महत्वपूर्ण और संभावित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे उनके बारे में हमने चर्चा करी। कुछ हमने मध्य प्रदेश महालेखाकार कार्यालय से संबंधित फैक्ट के बारे में भी ऑब्जेक्टिव में देखा। तो साथियों, हमने उसके पहले डिटेल वीडियो में CAG पढ़ा, उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये हमारा प्रयास आपकी सफलता के लिए लाभदायक साबित हुआ होगा। आप हमसे जुड़े रहें, आप कंपटीशन कम्युनिटी की टीम के साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें, अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान करें और सुदृढ़ता प्रदान करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं किसी अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।